बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा। मेरे साथ मौजूद है साक़िब बशीर साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से आम केस की समाअत हुई है। इसके साथ नूर मुकद्दम केस की समाअत थी और फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर थे उनके हवाले से भी एक आम खबर साक़िब साहब सामने आई है, वो आपसे डिस्कस करेंगे, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। सबसे पहले ये बताइए साक़िब साहब कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों के हवाले से जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में जो बेंच 11 रुकनी बेंच था वो उस केस की समाअत कर रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौन से कानूनी दाव पेच खेल रही है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के कोई दाव पेच खेल रही है, वो बताइए ज़रा क्या हुआ आज। एक तो बड़ी गैर मामूली पेशरफ्त हुई है आज जो केस था मखसूस नशिस्तों के केस में, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया है कि ये बेंच की तश्कील जो वो ठीक नहीं हुई। ये वर्बली एतराज़ उठाया गया है, लेकिन यह है कि इसके हवाले से दरख्वास्त बाकायदा तौर पर दायर होगी। इससे कबल के मैं आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका हवाल रखूं, एक जो चीज़ मुझे आज की प्रोसीडिंग में और पिछली प्रोसीडिंग में भी नज़र आई वो ये है कि बेंच कुछ जल्दी में लग रहा है। ये बात बिल्कुल तो आज भी जो है वो क्या जिसे कहते हैं चोरों से पंड तावली नहीं यार, ये मुनासिब नहीं है, लेकिन ये है कि बेंच जो है वो कुछ जल्दी में लग रहा है और वो इस तरह की नहीं, मैंने तो वैसे आज राय तो फंडन का है ना। जी जी, तो उसमें कुछ इस तरह के आज जो फैसल सिद्दीकी हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील, उनको जो है वो अर्जन करवाने के लिए केस अर्जन करवाने के लिए बड़े जो है वो पापड़ बेलने पड़े, तब जाकर ये केस जो है वो, अभी मैं प्रोसीडिंग आपको बताता हूँ, आप जो है वो समझ जाएंगे। आज जैसे ही मतलब केस शुरू हुआ तो जो हारिस अजमत है मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, वो आगे सामने उन्होंने कहा कि हमने इस हवाले से जो तफसीली जो ग्राउंड्स हैं वो क्योंकि इससे कबल जस्टिस आयशा जस्टिस जो है वो अकील अब्बासी उन्होंने कहा था कि आपने जो शॉर्ट ऑर्डर था उसी को चैलेंज किया है, आपने तो डिटेल जो ऑर्डर था उसको चैलेंज ही नहीं किया। तो अब उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर तफसीली जो ग्राउंड्स हैं वो जो है वो जमा करवा दी गई हैं उसमें। और इसके अलावा मखदूम अली खान सीनियर वकील हैं, वो भी मैदान में आ गए हैं। ये जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या किसी भी इंडिविजुअल साइड से जो है वो उनकी जानिब से वो भी इस केस की जो मखदूम अली खान वही वकील है जो 13 जनवरी को फैसला हुआ था जब बल्ले का, तो वो उस साइड से वकील थे। जी 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 बिल्कुल। तो इसमें फिर जब ये हटे हारिस अजमत साहब तो फैसल सिद्दीकी साहब आगे, उन्होंने कहा जी जो इन्होंने एडिशनल ग्राउंड जमा करवाई हैं उनकी कापी मुझे जो है वो नहीं मिली, और मैंने भी उस हवाले से अपना जो है वो जो जवाब है वो जमा करवाना है। और उन्होंने कहा कि जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर भी मेरा ऑब्जेक्शन है और मैं इस हवाले से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जो है वो दायर करूँगा। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आपने ये तो आज तीसरी समाअत है, तो अभी आपको याद आया, उसने कहा माय लॉर्ड पहली समाअत पे हमें नोटिस नहीं था, दूसरी पर जंग, दूसरी समाअत पे पाक भारत जंग लगी हुई थी और मुझे जो है वो फ्लाइट नहीं मिली थी, और मैंने बताया जी मुझे फ्लाइट नहीं मिली, मैं आ नहीं सका। आज जो है वो मैं पहली दफ़ा आया हूँ और आप कह रहे हैं कि तीसरी जो है वो समाअत है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मुझे फॉर्मल जो है वो दरख्वास्त मैंने दायर करनी है। बेंच जो था उनको कह रहा था कि आप शुरू करें, ये कैसा है, मतलब तीसरी समाअत हो गई और अभी तक जो है वो आप रुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं फॉर्मल दरख्वास्त दायर करनी है, ऑब्जेक्शन देने हैं, और उसके बाद आप जो है वो कोई आइंदा की तारीख रख रहे हैं। तो जस्टिस मुसर्रत अल-आली बोली, उन्होंने कहा ये केस कैसे अर्जन हो सकता है, तीसरी समाअत है आज, हम इतना जो है वो लार्जर जो है वो आइनी बेंच बना हुआ है, 11 मेंबर का बेंच है। तो उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने कहा कि एक और इंकशाफ उन्होंने किया, उन्होंने कहा हमें तो इसका नोटिस ही नहीं मिला, तो हम तो टीवी पे देख के आए हैं कि जी कोई केस चल रहा है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि फिर आपको आने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने कहा हम इतना बड़ा केस है, आखिर सुप्रीम कोर्ट है, कोई छोटी अदालत नहीं है, तो जब हमें पता चल गया तो हम जो है वो आ गए और उसके बाद आपके सामने जो है वो पेश हो गए हैं। फिर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ये जब बेंच नहीं मान रहा था कि केस को अर्जेंट किया जाए, वो कह रहे थे कि आज ही करें, आज ही करें और आज ही करें। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस दौरान बोले, उन्होंने कहा चले कल तक आपको टाइम दे देते हैं। तो फैसल सिद्दीकी बोले माय लॉर्ड ये कोई सजाए मौत का केस तो है नहीं कि जो आपने इतना जल्दी जो है वो इसको डिसाइड करना है, इसलिए जो है वो दे दें। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा देखें आपको पता है आईनी बेंच की वर्किंग का,
हमने स्पेशल जो है वो सारे बाकी बेंच डिस्टर्ब हुए हैं और उसके बाद हमने ये 11 मेंबर के बेंच जो है वो इकट्ठा किया और उसके बाद आप जो कर रहे हैं और आप ये सियासी बात ना करें। जब उन्होंने कहा कि डेथ जो सजाए मौत का केस तो नहीं है, उन्होंने कहा ये सियासी बात ना करें। उन्होंने कहा मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक कानूनी जो ऑब्जेक्शन है वो उठा रहा हूँ कि बेंच की तश्कील पर मेरा एतराज़ है और मुझे जवाब जमा कराने का हुक्म दिया जो है वो टाइम दिया जाए और जो फॉर्मल जो दरख्वास्त है मुझे वो जमा जो है वो देने का हुक्म दिया जाए। अच्छा, इस दौरान फिर थोड़ा सा रेस्क्यू किया जैसे जमाल खान मंदोखेल ने फैसल सिद्दीकी को कि ये ठीक है आपकी बात कि हम नज़रसानी में हैं और इसमें प्रॉपर जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको हेयरिंग की मिलनी चाहिए, मैं इस हक में हूँ। तो उसके बाद फिर जो बेंच का मूड थोड़ा सा बदलना जो है वो शुरू हुआ तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं अनरीजनेबल बात नहीं कर रहा। तो आप इससे अंदाजा लगा लें सारी जो मुकालमा है कि कितनी उनको कोशिश करना पड़ी। कि एक सवाल करूं जी साकिब साहब, आपको पता है कि जो जस्टिस आयशा मलिक को जैसे वकील अब्बासी साहब ने खत लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि उनका शॉर्ट ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ था। अच्छा, शॉर्ट ऑर्डर बाद में पब्लिक भी हुआ, चले वो आ गया सामने। तो जस्टिस वकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक ने जो इस बेंच की तश्कील है इस पर भी सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले 13 रुकनी बेंच था, फिर उसमें वो आथर जज का और 5 जजेस वो पहले जो शामिल थे मरकजी केस के वो इसमें शामिल नहीं है। फिर साकिब साहब एक और सवाल जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बड़ा अहम नुक्ता है उस जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस वकील अब्बासी के नोट में, इख्तलाफी नोट में, कि आप ये बेंच कह रहा है कि जो मामले राय दी है वो कंसीडर्ड होगी लेकिन हम इसे इत्फाक नहीं करते। ये नुक्ता भी आज इस पर कोई बातचीत इस पे मैं बिल्कुल बात करता हूँ। सिर्फ थोड़ा सा रह गया कि आज क्या होगा। फिर उन्होंने कहा जी फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा क्राइसिस था, जो फ्लाइट्स थी वो बंद हो चुकी थी। जस्टिस मुसर्रत अलाली बोली, उन्होंने कहा ये दरख्वास्त लिखना क्या मसला है, 1 घंटे में आप दरख्वास्त लिख सकते हैं और अभी लिखें और शुरू कर दें। तो मैंने जो शुरू में कहा कि बेंच बहुत तेजी जल्दी में था, बहरहाल उसके बाद उन्होंने फैसल सिद्दीकी ने कहा कि माय लॉर्ड आप जो बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन पे जो मैंने दरख्वास्त देनी है आप मुझे सुने, उस पर जो मर्जी है फैसला कर दें लेकिन मुझे सुने तो सही ना। फिर आखिर में उनको मंडे तक का टाइम जो है वो दिया गया है, मंडे को केस दोबारा टेकअप होगा। अब आते हैं आपके सवाल पे। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ये है कि जो नोटिस पे उन्होंने वो डिसमिस किया था कि क्या उनको बेंच से अलग होना चाहिए, ये ऑब्जेक्शन भी फैसल सिद्दीकी उनकी जानिब से आ सकता है कि जस्टिस आयशा और जस्टिस वकील अब्बासी उनको बेंच में होना चाहिए, बेंच में उनको बैठना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनका ऑब्जेक्शन ये भी आ सकता है मुमकिन तौर पर कि ये बेंच जो है वो छोटा बेंच नहीं हो सकता नजरसानी में। अगर 13 मेंबर का बेंच था तो 13 का ही होना चाहिए और 11 का नहीं बैठ सकता। जिस तरह जस्टिस आयशा और जस्टिस वकील अब्बासी ने कहा कि हमारा जो फैसला है वो उस 11 में काउंट नहीं हो सकता। जिस तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम जब फैसला करेंगे तो उसमें उनका जो है वो काउंट हो जाएगा उन दोनों का, तो वो काउंट नहीं हो सकता। तो ये वो ऑब्जेक्शन है। फिर ऑब्जेक्शन नंबर 3 कि वो जो मेजर हम बात करते रहे हैं पहले भी कि जो बेंच है जिसने फैसला दिया है उसमें मेजॉरिटी जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है। तो जब वो मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी के बावजूद ये आप उनको बेंच में क्यों नहीं बिठाया गया और कैसे नज़रसानी जहाँ पे स्कोप लिमिटेड है, सिर्फ आपने एरर देखना है कि उस जजमेंट में एरर क्या है कि जिन जजेस ने ये केस सुना ही नहीं है सिरे से, वो सिर्फ एरर कैसे देख सकेंगे, कैसे सुन सकेंगे जिस केस की इतनी तवील समातें उस वक्त होती रही हैं 12 जुलाई से पहले और पूरा दिन जो है समातें चलती थी। तो उस समातों के बाद वो फैसला लिखा गया था। तो अब जो है वो एक जजमेंट पढ़कर जो है वो जज कहेंगे कि एरर है या नहीं है। तो ये 3-4 बड़े ऑब्जेक्शन जो हैं वो उनकी जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से आ रहे हैं। अब मजीद पता चलेगा कि वो कौन कौन से इस पे ऑब्जेक्शन लेते हैं। जो बेंच वाला मामला है सबसे इम्पोर्टेंट है। आज आईनी बेंच ने ये कहा है कि हम आप दरख्वास्त देंगे को मिलेगा या नहीं, कबल अज़ वक्त है कुछ कहना, लेकिन मेरा ख्याल है चांस जो है वो कम है क्योंकि उसकी वजूहात हैं। हम जो बात कर रहे हैं उसकी वो रीज़न्स हैं। उनमें एक रीज़न तो ये है कि उसमें वो जज ही नहीं है जिन्होंने ये फैसला दिया था, 5 तो जज ही नहीं है और बाकी जस्टिस आयशा भी निकल चुकी हैं उसमें से। तो 2 जज जो है वो मौजूद हैं मेजॉरिटी 8 के और बाकी माइनॉरिटी के जजेस मौजूद हैं। जो बल्कि वो जज मौजूद हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा उस फैसले को। उन्होंने ये कहा कि इदारों पर अमल दरामद करना ज़रूरी नहीं है, तो वो इस बेंच में मौजूद हैं। तो इसलिए ये असेसमेंट हमारी बनती है कि ये इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि PTI को हो सकता है रिलीफ
कम मिले या तो ना मिले। हाँ, बिल्कुल अब ये सही। कहना कि उनको वही जजमेंट 12 जुलाई वाली मिल जाएगी तो मुझे बड़ा बिल्कुल मुश्किल भी है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी जजेस ने, अक्सरियती जजेस ने ये भी नहीं पूछा कि यार इलेक्शन कमीशन आप हमारे सामने आ गए हैं, आज 12 मई है, आप 13 मई है, आप 12 जुलाई का फैसला आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। किसी मतलब पहले 4-5 जजेस ने पूछा था 13 में से, बाकी जजेस ने पूछना भी गुबारा नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आपने उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया और आज रिव्यू में आ गए हैं। और इवन जो है वो पिछली समात पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान उन्होंने कहा था कि वो जो सस्पेंशन मांग रहे हैं कि जजमेंट को सस्पेंड कर दिया जाए। अब बंदा सर पकड़ लेता है कि यार एक जजमेंट जो 12 जुलाई से लेकर आज 12 मई या 13 मई तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उसको आप सस्पेंड करना क्यों चाहते हैं और कराना क्यों चाहते हैं, और ना आप पूछ रहे हैं। फिर एक और बात आप देखें राय साहब कि इसमें कंटेम्प्ट जो फाइल हुई थी, पहली समात पे कंटेम्प्ट लगी थी और ये कहा गया था कि वो कंटेम्प्ट रेगुलर बेंच में जाएगी, रेगुलर बेंच में जाएगी। अब ये केस जो है वो उसमें बड़ी तेज़ी है, बड़ी जल्दी है कि डे टू डे चलाया जाए, रोज़ाना चलाया जाए, लेकिन कंटेम्प्ट का अभी तक हमें नहीं पता कंटेम्प्ट रेगुलर बेंच में कब लगेगी, उस पर बेंच कौन सा बना है और उस पर क्या होगा। और मुझे तो ये भी लगता है कि ये मखसूस नशिस्तों वाला केस कहीं आगे जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगा और उधर कंटेम्प्ट की दरख्वास्त जो है वो फिक्स हो गई, बेंच बन गया, तो इलेक्शन कमीशन ने कहना जी जल्दी जल्दी ये जजमेंट सस्पेंड कर दे, हमें तो वो कंटेम्प्ट जो है वो भुगतनी पड़ सकती है। तो ये एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है। अदलिया का इम्तिहान है, जुडिशरी का इम्तिहान है, अपने ऑर्डर्स पर इम्प्लीमेंट कराने के हवाले से और इस हवाले से। अच्छा साकिब साहब ये बताएं कि आज नूर मुकद्दम केस के हवाले से भी समाअत हुई है, यहाँ पर जो उसके वकील है सलमान सफ्दर साहब ज़ाहिर जाफ़र के, जी ज़ाहिर जाफ़र के, उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त मांगी जी कि जो ज़ाहिर जाफ़र साहब है वो मेंटली सिक है। तो जस्टिस आसिम काकड़ ने कहा जी कि यहाँ पर कोई जज जब मरेगा तो फिर केस की समाअत मुलतवी हो सकती है, जज या वकील, हाँ वकील, जज या वकील मरे तो फिर केस की समाअत मुलतवी हो सकती है, अदरवाइज नहीं। थोड़ा सा इस हवाले से हवाल बताइएगा, फिर आखिरी सवाल करेंगे आपसे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यार थोड़ा सा हुकूमती साइड पर पता नहीं चेंजिंग क्यों नज़र आ रही है, बड़ी तारीफ़ें हो रही है, बड़ी तौसीफ़ हो रही है। अच्छा, नूर मुकद्दम केस जो है राय साहब ये 20 जुलाई 2021 को ये हुआ था कत्ल, फरवरी 2022 में सेशन कोर्ट से फैसला आया, मार्च 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और मई 2025 में अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इसमें जो ज़ाहिर जाफ़र है उसने सेशन कोर्ट में भी ये मेंटल इलनेस, आप पागलपन के कह सकते हैं या इस किस्म की सिचुएशन, तो मेंटल इलनेस की जो दरखास्तें दी थी, कोशिश की थी कि सेशन कोर्ट को कन्विंस किया जाए, नहीं हो सके, फिर हाई कोर्ट को कन्विंस किया जाए, नहीं हो सके। उसकी वजूहात हैं, उसकी वजूहात ये हैं कि ये बड़ा क्लियर कट केस है, इसमें एविडेंस मौजूद है, हर किस्म का एविडेंस मौजूद है, और इसमें जो ज़ाहिर जाफ़र को या उसकी फैमिली को जो बचत का कोई जरिया, को रास्ता नजर आ रहा है ना, वो यही है। उनको ये आ रहा है कि हम ये स्टेब्लिश कर दें कि ये तो मेंटल इलनेस इसकी हिस्ट्री है, तो फिर जो है वो उसको हो सकता है बचत हो जाए, वगरना उसके खिलाफ पूरे सबूत मौजूद हैं। तो हाई कोर्ट ने भी उनकी कोशिश पे नहीं रहे थे, और अब आज जो है वो जहाँ पे अली बाकर नजफी उन्होंने कहा कि आपने यही नुक्ते मेंटल इलनेस वाले, आपने जो मेंटल डिसऑर्डर वाले, ये आपने सेशन कोर्ट में भी उठाए थे, आपने हाई कोर्ट में भी उठाए थे, और आज अब आपने अपील में वो ग्राउंड भी लिया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आप शुरू करें। तो इसमें जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि ये केस, इसमें काफ़ी प्रेशर भी रहा है। अब प्रेशर किस पे था मुझे नहीं आइडिया वो क्या कह रहे थे। दूसरी बात उन्होंने ये की कि ये केस बाकी केसेस की बनिस्बत कदरे तेज़ चल रहा है। तेज़ से मुराद अब उनकी क्या थी, उसका उन्होंने कंपैरिजन किया कि एक और कोर्ट में या किसी बेंच में उनका केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो वो पता नहीं 15 या 20 साल पुरानी अपील, और ये वो, और ये केस, इसकी अपील 4 साल बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुन रही है। तो इसमें एक सवाल बनता है कि जो कंप्लेनेंट है, जो सिविल सोसाइटी है या उससे केस से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहते हैं जी इसके इंसाफ में ताख़ीर हो रही है कि 4 साल हो गए हैं जी अभी तक फैसला नहीं हुआ, और दूसरी तरफ जो रिस्पोंडेंट साइड है, जो मुजरिम है, उनकी तरफ से ये है कि ये तो बड़ा जल्दी हो रहा है। बहरहाल एक चीज़ क्लियर कर दी है बेंच ने, उन्होंने कहा है कि एडजर्नमेंट मतलब केस तब मुलतवी होगा या तो जज मर जाए या वकील मर जाए या फिर कोई बहुत ही गैर मामूली हालात हो जाएं
कि इंडिया सर पे पहुंच जाए, कुछ जंग लग जाए तो फिर ये अर्जन होगा। मंडे से 19 मई से ये केस चलेगा और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट से इस केस का फैसला आने को है। और इसमें उन्होंने कहा है कि आपने जो दरखास्तें देनी है, जो रिपोर्ट्स देनी है, उन्होंने कहा मेडिकल बोर्ड नहीं बना इसकी मेंटल इलनेस पे सेशन कोर्ट हाई कोर्ट में, तो वो बनना चाहिए। उन्होंने कहा जो भी आपने देनी है दरखास्तें दे दें, हम डिसाइड कर देंगे। अच्छा साकिब साहब, DGISPR साहब ने उस दिन रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड बिला तकसीब, बिला तफरीक, बिला तहसीस सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। तो फिर की बोर्ड वारियर का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अताउल्लाह तारड़ साहब ने उन्होंने TV प्रोग्राम में कहा कि यार हम बिल नाम लेकर के जो नौजवान हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो किसी भी सियासी जमात से, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नाम लिया उन्होंने। ये कोई बदला बदला सा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इस पर आपका कमेंट्स लूँगा। फिर रात को जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से भी एक बयान आया, उन्होंने कहा जी कि दुश्मन का वही हिंदुस्तान का CMH गए वो इयादत करने के लिए जो ज़ख्मी थे, तो उन्होंने कहा जी कि अगर दुश्मन ने हमारी तरफ देखा तो हम उनको जो है वो भरपूर मुकाबला करेंगे। उसी तरह जिस तरह हमारी सपा ने अब की बार बड़े बहादुरी और जानफशानी से काम किया है, वो ISPR की तरफ से उनका बयान दिया गया था। तो ये जो अताउल्लाह तारड़ साहब के हवाले से जो मामलात हैं, ये कोई बदलाव नज़र आ रहा है, ये क्यों? राजा साहब, एक बात बड़ी क्लियर है, हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी समझनी चाहिए, वो भी समझते हैं, हम भी, हुकूमत भी, आर्म फोर्सेस भी, सब। जब पाकिस्तान की बात आ जाए तो बाकी पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर कितने इख्तलाफात हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कितनी थिंकिंग है, कितनी क्रिटिसिज्म है, तनकीद है, वो सारी चीज़ें बाद में आ जाती है। या पाकिस्तान की बात आ जाए तो मैं ये समझता हूँ कि भारत के साथ जो पाकिस्तान की जंग थी वो पाकिस्तान की बात थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी, हर तरफ के जो लोग हैं वो इकट्ठे नजर आए, यकजहती नजर आई। बिल्कुल। अब उसमें हम भी ये बात कर रहे थे कि हुकूमत की तरफ से कम कोई ऐसा जेस्चर आना चाहिए, ऐसा कोई रवैया इजहार होना चाहिए कि जब इतनी यूनिटी हमारे अंदर आई है, पाकिस्तान पे जब मुश्किल वक्त आया है, तो फिर अंदरूनी इख्तलाफात को कुछ देर के लिए आप बुलाएं, इग्नोर करें। और वो हमने राजा साहब हमने देखा कि इस जो पाकिस्तान भारत के दरमियान 6 मई शाम को या रात को शुरू हुआ था मामला और तकरीबन 10 मई तक चला है, 10 मई शाम तक। तो इस दौरान 9 मई आया है, आपको याद होगा। 9 मई के हवाले से मुझे याद है कि पिछले साल भी और उससे पिछले साल तो ये वाक़या हुआ था। तो 9 मई को बाकायदा तौर पर हुकूमती वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनके स्टेटमेंट्स मीडिया पे उसको बहुत ज़्यादा उजागर किया जाता रहा था और उसको एक दिन के तौर पर के आर्म फोर्सेस के साथ जो है वो मनाया जाता था। लेकिन हमने देखा कि 9 मई सुबह से शाम तक इस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं गया और उसके पीछे वजह वो यूनिटी थी कि इस वक्त पाकिस्तान की बात है। अंदरूनी इख्तलाफात हम बाद में देखेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अता तारड़ साहब हों, DGISPR हों, हुकूमती वज़रा, बाकी जो भी लोग हों, सब की तरफ से जो एक उस पर जो कमेंट आया है, पॉजिटिव कमेंट, मुस्बत, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है कि अगर PTI के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स थे, उन्होंने अगर पाकिस्तान का झंडा जो है वो उठाया है और एक बयानिए की जंग में भरपूर पाकिस्तान का आर्म फोर्सेस को बैक किया है, उनका साथ दिया है, तो हुकूमत की तरफ से इसको सराहना और अप्रिशिएट करना ये बहुत अच्छी बात है और अच्छी इदारों की तरफ से और एक अच्छी रवायत है। हमारे अंदर इख्तलाफात भी हैं, सिस्टम में बहुत खराबियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है बेहतर जो है वो हो जाएगी। एक गुमसान की जंग का माहौल जो है वो बना हुआ था, तो शुक्र है उसमें थोड़ी सी इत्तेहाद, यकजहती और यूनिटी का माहौल जो है वो बना है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, साकिब बशीर साहब ने तमाम तर सवालात के जवाब आपके सामने रखे। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। मुझे और साकिब बशीर साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।